हम बात करने वाले हैं सिंधु नदी की, जो अभी भारत और पाकिस्तान के विवाद के बीच में काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। सिंधु नदी में क्या होता है, नदी क्या है, नदी तंत्र क्या है और 1960 का समझौता क्या था जो 2025 में रद्द हुआ, सभी जानकारी लेकर हम आए हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। आप देखेंगे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और उसमें कौन कौन सी नदियाँ साथ में उसका साथ देने के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार होती हैं और अंतिम समय तक कौन सी नदी इसका साथ देती है और क्या है इसकी पूरी कहानी, और सिंधु नदी जल समझौता क्या था और उसके साथ ही साथ झेलम नदी, और झेलम नदी के बाद में पंजाब की सतलज नदी, और ये नदियाँ इसमें से आकर मिलती हैं, मिलने के बाद में पाकिस्तान की तरफ अपने जल का बहाव लेकर जाती हैं। इन्हीं सभी नदियों के ऊपर चर्चा करेंगे और हम सभी अपने प्यारे साथियों के साथ विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि भाई जो ब्यास नदी है कहाँ से निकलती है, कौन सी गुफा है, क्या है कहानी इसकी। बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है। तो आप हमारे साथ किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हो जो और वहाँ पे ज्योग्राफी विषय आता है तो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप जानते हैं सभी ज्योग्राफी आता है, तो भाई वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और अपनी पेटी को बांध लीजिए क्योंकि हम लोग उड़ान भरने वाले हैं। तो क्या होता है भाई, हमारा ये रहा भारत का मैप। भारत के मैप में आप देखिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंडिया का मैप होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक नदी होती है, यहाँ से एक नदी निकलती है इस तरफ, भारत को क्रॉस करने के बाद यहाँ अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो ये नदी तो अरब सागर में गिर गई, ठीक है। यहाँ से नदी निकली और यहाँ गिलगित शौक होते हुए ये नदी इस तरीके से पाकिस्तान में गिर जाती है। और फिर यहाँ से एक सतलज नदी भी निकलती है, सतलज, और यहाँ से होते हुए ये पाकिस्तान की, हम बोले तो जो इंडिया से गई है नदी पाकिस्तान की तरफ, उस नदी में जाकर मिलेगी, ठीक है। तो इसका नाम दिया जाएगा सतलज नदी। अभी हम डिटेल में चलेंगे इस नदी के ऊपर। अभी तो प्री हैंड मैप देख रहे हैं कि छोटे तरीके से, छोटे लेवल पे इसे कैसे देखा जा सकता है। फिर उसके बाद में यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ब्यास नदी निकलती है अमृतसर की तरफ से, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, सतलज नदी निकल गई तो ब्यास नदी यहाँ से ब्यास कुंड से निकलेगी और उसके बाद में यहाँ से ये रावी रोहतांग दर्रे से निकलेगी, चेनाब में मिलेगी। रावी डायरेक्ट सिंधु नदी में नहीं मिलती है। उसके बाद में चेनाब नदी यहाँ से निकलती है और चेनाब नदी सिंधु नदी में जाती है, और सतलज जो कि चेनाब में रावी और सतलज ये आपस में यहीं पे नदियाँ मिल जाती हैं। झेलम नदी जो होती है चेनाब नदी की सहायक होती है, डायरेक्ट ये भी सिंधु नदी में नहीं मिलती है। चलिए भाई देखते हैं, थोड़ी सी अंदर बढ़ते हैं। ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी का जल विभाजन जो था 1960 पर, जो भारत आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नदियाँ भी आज़ाद हो गई थी। नदी 1947 में आज़ाद नहीं हुई थी। तो नदी का मतलब यही हुआ, जो नदी भारत की तरफ बह रही है, जो सीमा का विभाजन जो था 1947 ईस्वी में हो गया प्रॉपर तरीके से। तो इसका मतलब ये नहीं कि नदियाँ ने भी भारत में जो बहती भारत में ही बहेगी, पाकिस्तान में बहती पाकिस्तान में, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो कहानी क्या थी, कहानी थी जो भारत से पाकिस्तान जा रही हैं नदियाँ, उनमें से भारत जो है कुछ नदियों का पानी थोड़ा यूज कर सकता है, कुछ का नहीं कर सकता है। ऐसा है कि भाई हम लोग एक ही परिवार के दो सदस्य थे, अब अलग हो गए हैं। अलग होने के बाद में इस कंडीशन के हिसाब से तुम इस नदी का पानी यूज करोगे तो हम इस कंडीशन के हिसाब से अपनी अपनी कंडीशंस रख दी। तो वही कंडीशन सिंधु जल समझौता बोला गया, ठीक है। तो क्या है, ये देखिए पाकिस्तान की एक लड़की है, वो वाटर यूज कर रही है। तो किस तरीके से क्या सिंधु जल समझौता था, यहाँ भी एक आप मोहतरमा को देखेंगे जो सिंधु नदी के किनारे आराम से बैठ के मज़े ले रही हैं, देख रही है भाई नज़ारा।
ये रही आपकी इंडस रिवर, जिसको सिंधु नदी कहा जाता है। बहुत ही पहाड़ के ऊपर से आती है, एकदम खाई की तरफ बनाते हुए, गार्ज बनाते हुए निकलती है। सिंधु जल समझौता क्या था मेरे भैया, जो अभी आपने चर्चा में देखा, नदी तंत्र तो बाद में भी देख लेंगे, पहले सिंधु नदी समझौता के भी भर देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 1960 ईस्वी का समय चल रहा था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। ठीक है, ये समझौते में सिंधु बेसिन में बहने वाली 6 नदियों जो कि पूर्व की तरफ उधर की तरफ बहती है ना, उनका बंटवारा कर दिया गया था। और ब्यास हिस्से की नदियां रावी और ब्यास सतलज पानी भारत का पूरा इसका अधिकार होगा। और जो सिंधु हिंदू है, सिंधु चेनाब झेलम, इन पर 20% भारत पानी का यूज करेगा, बाकी सभी पाकिस्तान को दे देगा। अब हम थोड़ा सा अफवाह तंत्र देख लेते हैं। अफवाह तंत्र आखिर होता क्या है। एनसीईआरटी के मुताबिक क्या होता है भाई, एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी मेरे भैया कहती है, भारत नदियों का देश है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन, मतलब जीवन यापन का साधन रही है। टोटल एनसीईआरटी कहती है कि भारत में 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां, जिन्हें 23 बड़ी और 200 लघु स्तरीय नदी द्रोणी में विभाजित किया जाता है। जो आप यहाँ पे एक मैप के माध्यम में देख रहे हो, तो यहाँ पे नदियों का पूरा जाल बना रखा है। तो यहाँ से ये इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। ये सिंधु नदी चली गई, ठीक है, ये ब्यास नदी आपकी हो गई, और ब्यास नदी के बाद में भाखड़ा नागल से होती हुई रावी, सतलज, चेनाब, यही नदियाँ बहती हैं। इन्हीं नदियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद में दक्षिण भारत की भी नदियों का बहुत बड़ा भारत में जाल है। यही एनसीईआरटी बताने का हमें प्रयास करती है। किसी नदी की रेखीय स्वरूप को प्रवाह रेखा कहते हैं। कई प्रवाह रेखाओं के योग को प्रवाह संजाल कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तथा वाहिकाओं को जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। आप ये जो देखेंगे, ये सिंधु नदी का प्री हैंड मैप है। तो सिंधु नदी के बारे में आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक राकस ताल है। क्या है, राकस ताल है। कहाँ पे, और राकस ताल के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जैसे भैया बढ़ते हो, मानसरोवर झील है कैलाश पर्वत में। कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील है, वहाँ से एक नदी निकलती है और कश्मीर, लद्दाख, यहाँ से होते हुए यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ रुख कर लेती है। उसके बाद में यहाँ पे राकसताल, नीचे की तरफ देखोगे वहाँ पे राकसताल से सतलज नदी निकलती है, जो कि सतलज नदी यहाँ से होती हुई चली जाती है। फिर रोहतांग दर्रा और जास्कर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से रावी, चेनाब निकलती है, और उसके बाद में बारालाचा दर्रा से चेनाब नदी निकलती है। उसके बाद में बेरीनांग और शेषनाग, यहीं से ये 5 नदियों का उद्गम होता है, पंजाब होते हुए आगे की तरफ निकल जाती है। तो चलिए भाई देखते हैं सिंधु नदी तंत्र अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या कहती है। यह विश्व जो सिंधु नदी है, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में एक है, जिसका क्षेत्र 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल, ठीक है, 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। यदि हम चांद तक जाएं तो 3,84,000 किलोमीटर, यानी थोड़ी सी इसमें क्षेत्रफल और जो दो तो लगभग चांद के ऊपर पहुंच जाएंगे। इतना क्षेत्रफल लेके चलती है ये सिंधु नदी। तो होता क्या है, ठीक है, सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, ठीक है, परंतु भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर। भारत में यह हिमालय की नदी सबसे पश्चिमी नदी कहलाती है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, आगे क्या है एनसीईआरटी में। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत में कौन सा दर्रा है, बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है, जो कि 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और
हमें जानकारी मिलती है तिब्बत में सिंगी खम्बान और शेर मुख कहते हैं। और क्या होता है भाई, इसके अंतर्गत लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बल्टिस्तान से गुजरते लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह जम्मू और कश्मीर के गिलगित के समीप एक दर्शनिक महाखंड का निर्माण करती है। ठीक है, अच्छा वो कहाँ पे निर्माण करती है, ये गिलगित के पास में कुछ इस तरीके का दृश्य ये बनाती है नदी, ठीक है, का निर्माण करती है। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या जाना है, यहाँ से पाकिस्तान के चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान पर में प्रवेश करती है। सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय से निकलती है, जैसे श्योक हिमालय के उस तरफ से आती है, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, नुब्रा, सिगार, गास्टेन, द्रास। आपसे पूछा जा सकता है इसमें से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो आप इसमें से श्योक और गिलगित, जास्कर, नुब्रा, शिगार, गास्टेन, इनको याद कर सकते हो। अंततः यह नदी अटक पंजाब प्रांत पाकिस्तान के निकट पहाड़ियों से बाहर निकल जाती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। अब सिंधु नदी जल समझौता एक बार फिर से देखने का प्रयास करेंगे। एक बार देखा था और एक बार एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। सिंधु नदी समझौता कब शुरू हुआ था, 1960 ईस्वी में। ख़त्म कब हुआ, 2025, जो कि 20 अप्रैल 2025 को ख़त्म हो गया और 1960 ईस्वी में चला था। सिंधु नदी एक बार देख लेते हैं। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार 3 पूर्ववर्ती नदियों ब्यास, रावी, सतलज का जो कंट्रोल होगा भारत को, तथा पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब, झेलम का जो कंट्रोल होगा पाकिस्तान को दे दिया। यद्यपि इन सभी नदियों के जल का बंटवारा दोनों देशों के बीच होता है। भारत इस नदी प्रक्रम का संपूर्ण जल का जो है 20% यूज करता है, बाकी सभी पाकिस्तान को दे देता था। लेकिन अभी जो आतंकी घटनाएं हुई इनके कारण भारत ने ये भी रोक दिया, क्योंकि नदियाँ ओवरऑल भारत से ही बहती हैं। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ जो है खुर्रम और उसके बाद तोची, गोमल, झावे, कंदर, ये सभी नदियाँ सुलेमान पर्वत से निकलती हैं। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद नाम पंजाब की 5 नदियों, जो कि 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम को संयुक्त रूप से पंचनद नाम दिया जाता है। अंत में ये नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के केवल लेह जिले में बहती है। आगे देखते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली अन्य इस प्रकार से नदियां हैं, यांगशी, क्यांग, जियांग, हांगहो, पीली नदी, इरावती, मेकांग, सतलज। श्योक नदी को मध्य एशिया का यारकंडिया काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं जास्कर नदी के बारे में। जास्कर नदी का उद्गम एचपी यानी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरयू के उच्च अक्षांशीय पठारी क्षेत्र से होता है। यह नदी जास्कर श्रेणी में गहरे गाज का निर्माण करती है तथा कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है। यह पहले उत्तर फिर पूर्व की ओर बहते हुए नेपू के निकट सिंधु नदी में मिल जाती है। सतलज नदी की बात करते हैं तो सतलज नदी जो होती है वो आपने अभी देखा ही था। सतलज नदी वो कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो यहाँ से ये सतलज नदी निकलती है और सतलज नदी निकलने के बाद मेरे भाई यहाँ से लेकर यहाँ से, ठीक है, राकस्थल से और यहाँ तक जाती है। तो इसी सतलज नदी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सतलज नदी, सतलज
कहाँ गई सतलज। तो सतलज नदी के बारे में, यह उत्तर पूर्वी नदी है जो कि तिब्बत के 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकस से निकलती है। इसे लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए इंडो तिब्बत सीमा के समीप सिपकीला दर्रे के पास पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर का मतलब होता है साथ साथ बहती है, समांतर बहती है तथा रोपड़ में एक महाखंड से निकलती है। भारत में प्रवेश करने के पश्चात इसके उत्तरी भाग में स्पीति नदी मिलती है। स्पीति नदी क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सिंधु नदी का एक बार दृश्य देख लीजिए किस तरीके से सिंधु नदी बहती है। ठीक है, क्या नाम कौन सी नदी, सतलज नदी पढ़ रहे हैं। तो ये भैया रही आपके साथ सतलज नदी। तो इस तरीके से खूब अच्छा सा पानी बहाकर सतलज नदी जो है लेकर आती है और पंजाब को सिंचित बना देती है बिल्कुल। ठीक है, ये तो चिनाब नदी रही। ठीक है, ये झेलम नदी आपके सामने है। तो आपने सतलज नदी देख ली है, तो इसके आगे चलते हैं भाई। अब चलिए, कहाँ पे हमें आना था, कहाँ आ गए, सतलज नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। यह हिमालय श्रेणी की महान जास्कर गाज बनाते हैं। लुधियाना पंजाब पुराने जो भी होता है इतना ख़त्म हो जाता है इसी कारण। फिर उसके बाद में ब्यास नदी आती है। अब ब्यास नदी में काफ़ी लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ तो कहते हैं ब्यास कुंड से निकलती है और कुछ इसकी पौराणिक कहानी, धार्मिक कहानियों से हमें जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है वो NCERT में देखेंगे। ब्यास नदी, यह सिंधु नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। अच्छा, क्या आपने सोचने का प्रयास किया है कि वो ब्यास कुंड कैसा दिख रहा होगा? तो ये रहा भैया आपके सामने ब्यास कुंड जहाँ से ब्यास नदी निकलती है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ये रहा ब्यास कुंड जहाँ से ब्यास नदी का उद्गम होता है। यहीं से ब्यास नदी आपको सामने देखने को मिलेगी। ये ब्यास का कुंड है। ठीक है, और उसके बाद में आपने देखा होगा कि ब्यास कुंड कुछ बाहर से किस तरीके से दिखता है। तो बाहर से देखोगे तो ब्यास गुफा रोहतांग दर्रे के पास में ये ब्यास गुफा है। यहीं से कौन सी नदी, ब्यास नदी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये मोहतरमा बहुत अच्छे से, लेडीज जो होती है ना, फोटो खिंचवाने का शौक़ होता है। तो भाई ठीक है, आप भी जाइएगा तो आपका भी वहाँ पे स्वागत है। आप भी अपनी एक फ़ोटो मैडम जी की तरह खिंचवा के आइए। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं, हम लोग फिर से अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं समय ना बिताते हुए। तो फिर से आ जाते हैं। तो रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड भी आपने देख लिया और दर्रे के पास के दृश्य भी देख लिए। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है तथा धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी के महाखंड का निर्माण करती है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। हरके के पास सतलज नदी में मिलती है। रावी नदी की बात करते हैं। रावी नदी को हीरावती नदी कहा जाता था सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद में हुआ क्या मेरे भाई, यह सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण अन्य सहायक नदी जो कि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है। चंबा घाटी से उत्तर होकर बहती पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सरजू के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाब के दक्षिणी भाग तथा धौलाधर के बीच प्रवाहित होती है। अब रावी नदी भी एक बार देख लेते हैं। तो भाई हमने ब्यास नदी देख ली, अब हमें कौन सी नदी देखना है, रावी नदी। और जो आप देख रहे हो रावी नदी, यहाँ पे ये रहा रोहतांग दर्रा और रोहतांग दर्रे के पास से ही इधर की तरफ निकल जाती है रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। तो यहाँ से ये नदी खूब बढ़िया से प्रवाहित होती है। एकदम जब फोटो वोटो खिंचवाने जाइएगा तो एकदम बहुत ही अच्छा दृश्य, गुड फीलिंग आपको आएगा। ठीक है,
तो चलिए भाई इसके बाद में और काफ़ी चीज़ें हमें अभी देखनी है। अभी तो रावी नदी का पानी जो कि पाकिस्तान में जाता है तो एकदम पूरा बवाल भौवाल मचा के जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से पानी जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि थोड़ा सा हमें पास से दिखाएगा तो ये पास से रहा रोहतांग दर्रा, जहाँ से रावी नदी का उद्गम होता है, ठीक है, यहीं से निकलती है। तो भाई चलिए आगे की चीज़ें भी काफ़ी बाकी हैं पढ़ाने के लिए, सीखने के लिए। तो इसके बाद में हम लोग चलते हैं, रावी नदी के बाद में चेनाब नदी देखते हैं। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो कि चंद्रा और भागा नामक दो सरिताओं, सरिता का मतलब होता है नदियों, दो सरिताओं से मिलने से बनती है। सरिता हिमाचल प्रदेश में केनांग और केनांग के निकट ताड़ी के पास में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत में इस नदी का बहाव क्षेत्र 1180 किलोमीटर है। तो चेनाब नदी आपने बहुत अच्छे से देखी है, और चेनाब नदी भी थोड़ा सा देखने के लिए देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है चेनाब नदी का। जिसने भी बनाया होगा कुदरत का करिश्मा उस पर बहुत रहा होगा, ऊपर वाला भी उससे खुश हुआ होगा कि क्या चीज़ बनाई है चेनाब नदी। हमारा तो भाई देख के दिल ही एकदम खुश हो गया, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं, जहाँ पे हम लोग थे वहीं पे फिर से आ जाते हैं। इसके बाद में चेनाब नदी के बाद में आती है चंद्रभागा, तो याद करते झेलम नदी आती है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी जो कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरगार से वेरीनाग झील से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर बुल्लर झील से होकर बहती। और आपको पता होना चाहिए जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर था 2023 में ये आया हुआ था, ठीक है। तो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बुल्लर झील से बहते हुए एक तंग गहरे गार से गुजरते पाकिस्तान में जाने के निकट यह चेनाब नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से चेनाब नदी की भी कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है, किसकी, झेलम नदी की, ठीक है। ये रही भाई झेलम नदी, ये गहरे गाज का निर्माण करती है पाकिस्तान में जाने से पहले। इसका भी इतिहास कुछ बहुत ही अहम अच्छा लगता है जब आप देखते हो। तो ये हमारी आज की जो रिवर्स थी, वो हमें आशा है कि आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। और ये ब्यास कुंड की कुछ देखिए एकदम बढ़िया वाली फ़ोटो है, ठीक है। तो आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपने जाना होगा कि कौन सी नदी कहाँ से आती है। बस यही थोड़ी बेसिक सी जानकारी थी इसके बारे में जो आपसे साझा करनी थी, कर दी। और चलिए इसी तरीके के अगला टॉपिक जो गंगा नदी तंत्र के ऊपर हमारा होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।